हृदय गांधी चौक पर उपस्थित प्राइवेट विद्यालयों की मनमर्जी के खिलाफ आप सभी इस पिथौरागढ़ की जागरूक जनता जो इस अन्याय के खिलाफ इस गांधी चौक पर उपस्थित है, पूर्व व्यापार संघ अध्यक्ष शमशेर सिंह महाराजी, पंत जी एवं यहाँ पर विभिन्न छात्र संगठनों के अपने योगी जी, भीम भाई पाठक जी एवं इस पिथौरागढ़ की संभ्रांत जनता। मित्रों, वो गांधी चौक केवल गांधी चौक न होकर के इस पिथौरागढ़ की उस वीर भूमि के उन वीर युगों का संगम स्थल है। मुझे याद है जिन्होंने सन 94 में हम इतनी ही तादाद में कुछ लोग थे। सन 1994 में जब उत्तराखंड आंदोलन हुआ, यहाँ पे बंजी बैठे हैं, बहुत से लोग बैठे हैं, आप सभी को पता होगा। हम 20 की संख्या में थे, 25 की संख्या में थे। मेरे बड़े भाई उत्तराखंड आंदोलन में मेरे अग्रज स्वर्गीय निर्मल पंडित आज हमारे बीच नहीं है, किंतु मुझे याद है स्वर्गीय निर्मल पंडित कहते थे, लगा दो हाथ पानी में, शरारत हो तो ऐसी हो, मिटा दो जुल्म की हस्ती, बगावत हो तो ऐसी हो। और यही वो गांधी चौक था, यही वो गांधी चौक था जहां हमने 20-25 युवा लड़कों ने, 20-25 छात्र संघ के हमारे कार्यकर्ताओं ने, महाविद्यालय के छात्रों ने, पिथौरागढ़ के लोगों ने एक बिगुल फूंका था, एक आंदोलन जारी किया, एक आंदोलन हमने चलाया। हम 5 दिन धरने में बैठे, 10 दिन बैठे, 15 दिन बैठे, 1 महीने बैठे। उस आंदोलन का परिणाम ये हुआ कि पिथौरागढ़ के गांधी चौक में कि जो हमने आंदोलन में चिंगारी जलाई, वो चिंगारी आपको याद होगा पूरे उत्तराखंड में फैली, खटीमा में फैली, मसूरी में फैली, उधम सिंह नगर में फैली, श्रीयंत्र टापू में फैली, कुमाऊं और गढ़वाल में। एक ऐतिहासिक आंदोलन इस पिथौरागढ़ की महात्मा गांधी चौक से हमने प्रारंभ किया, जिसका परिणाम हुआ हमने आहुतियां दी। हमारे भाई, हमारे कई युवा भाई उस आहुति में शहीद हुए, बलिदान हुए। हमने पुलिस की लाठियां झेली, हमारे भाइयों ने पुलिस की गोलियां झेली, आज वो शहीद हुए। कौन उत्तराखंडी नहीं जानता कि यह उत्तराखंड राज्य हमें अपनी मां बहनों की अस्मत उठा के दिला है। याद करो 2 अक्टूबर मुजफ्फरनगर कांड को, जब कुमाऊं और गढ़वाल की हमारी कई माता बहनों की अस्मत तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश पे उत्तर प्रदेश सरकार की पुलिस ने लूटी थी। यह राज्य हमें अपने भाइयों के खून को बहा करके मिला है, अपनी मां बहनों की इज्जत को लुटा, अस्मिता को खो करके मिला है। किंतु यह दुर्भाग्य है आज इस उत्तराखंड का, जिस उत्तराखंड की लड़ाई हमारे शहीदों ने, हमारी माताओं बहनों ने इसलिए लड़ी थी कि उत्तराखंड बनेगा, हम खुशहाल होंगे, हमारा पलायन रुकेगा, यहाँ यहाँ के बेरोजगार को यहाँ रोजगार मिलेगा। किंतु आज हमारा ही भाई हमारा खून चूसने पे तुला है, मेरा ही पड़ोसी मेरा खून चूसने पे तुला है। आज हम जिस लड़ाई को लड़ने जा रहे हैं, वो लड़ाई प्राइवेट विद्यालयों के खिलाफ है। वो लड़ाई प्राइवेट विद्यालयों की उस मनमर्जी के खिलाफ हम इस गांधी चौक में लड़ रहे हैं। और उस लड़ाई को लड़ने के पीछे हमारे अपने कारण है, हमारी अपनी पीड़ा है। हमारा एक भाई फौज में भी नौकरी करता है तो उसकी 20 से 30 हजार रुपये तनख्वाह है। हमारा भाई ड्राइवर भी है तो 10 से 15 हजार रुपये कमाता है। अगर हमारा भाई दुकानदारी भी करता है तो महीने की 10 से 20-30 हजार रुपये उसकी इनकम है। किंतु प्राइवेट विद्यालयों ने क्या कर दिया है? हम पहले सुनते थे कि शिक्षा का बाजारीकरण बंद करो, शिक्षा को उद्योग में चुनाओ। अभी पंजीकरण पे मां सरस्वती की मूर्ति प्रत्येक प्राइवेट स्कूल के बाहर मां सरस्वती की मूर्ति होती है, उसमें दिया जलाते हैं, उसके ऊपर वो लोग माला भी चढ़ा रखते हैं। किंतु आप मां सरस्वती की माला और उस दिए के रूप में मां सरस्वती का व्यापार करने पे तुले हैं आज इस पिथौरागढ़ के प्राइवेट स्कूलों के संचालक। आप बताइए, जब मैं सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ता था तो मैंने कक्षा प्रथम में जब प्रवेश लिया था तब मेरा प्रवेश शुल्क 5 रुपया था, आज से 30-35 साल पहले। और जब मैंने कक्षा पंचम उस विद्यालय से पास किया तो उस विद्यालय की फीस बढ़ते 10 रुपए थी। और उस बीच मैंने कभी भी, मेरे अभिभावकों ने, मेरे माता पिता ने रीएडमिशन के नाम पर हमने कभी पैसा नहीं दिया, मेटेरियल शुल्क के नाम पे हमने कभी पैसा नहीं दिया, मेंटेनेंस शुल्क के नाम पे हमने पैसा नहीं दिया।
जब इन प्राइवेट माफियाओं के, मैं सीधे सीधे कहना चाहूंगा, पिछले दिनों कुछ प्राइवेट स्कूलों वाले कहते कि उनको शिक्षा माफिया कहा जा रहा है। अरे भाई, तुम शिक्षा माफिया ही तो हो, शिक्षा का व्यापार कर रहे हो। हमारे इस पिथौरागढ़ के मध्यम वर्गीय लोगों को आप खून चूस रहे हो। भाइयों बहनों, री एडमिशन के नाम पर जब रोक लगाई गई तो इन शिक्षा माफियाओं ने क्या किया? री एडमिशन का नाम बदल करके मेंटेनेंस शुल्क कर दिया, मटेरियल शुल्क कर दिया, और वो शुल्क कोई 100, 50, 200 रुपए का नहीं है। आज मुझे पता है, उस अभिभावक की पीड़ा में समझता हूं जिसका बच्चा इनके विद्यालय में पढ़ता है, किंतु वो मुंह नहीं खोल सकते, मुंह इसलिए नहीं खोल सकते, मुझे पता है अगर इनके विद्यालय के अध्यापकों से अगर छात्र ट्यूशन नहीं पढ़ता है तो ये प्रैक्टिकल में नंबर कम दे देते हैं। कई प्रमाण और कई उदाहरण है हमारे पास। आज अभिभावक, इस पिथौरागढ़ का अभिभावक डरा हुआ है, वो अपनी पीड़ा कहे तो किससे कहे? इस पिथौरागढ़ के जो लोग समाज सेवक बनके अपनी होर्डिंगें चिपकाते हैं, इस पिथौरागढ़ के वो लोग जो सत्ता की बड़ी बड़ी कुर्सियों में आसीन है, चाहे वो किसी दल के हो, किसी पार्टी की हो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने इस राज्य की लड़ाई लड़ी है, राज्य हमने बनाया है। आज हमारा फर्ज है उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी होने के नाते, ये गोकुमार का फर्ज है। अगर इस पिथौरागढ़ में कोई लूट और घुसोट करेगा तो उसका जवाब देने का हमारा फर्ज बनता है। अगर आज इस पिथौरागढ़ के अभिभावक ये सोचते हैं कि मैं बोलूंगा तो मेरे बच्चे के साथ विद्यालय में क्या व्यवहार किया जाएगा, मैं बोलूंगा मेरे बच्चे की परसेंटेज रोक दी जाएगी, तो मैं प्रत्येक अभिभावक को बताना चाहता हूं, ये गोकुमार आपका भाई है, आपका बेटा है, आपका रिश्तेदार है, आपका नातेदार है। ये गोकुमार, हमने आप सबके साथ मिलकर उत्तराखंड की लड़ाई लड़ी थी। ये परिवार है मेरा, ये पिथौरागढ़ की जनता हमारा परिवार है, आपके बच्चे हमारे बच्चे हैं। अगर किसी भी बच्चे का, किसी भी अभिभावक का शोषण किया गया, उस शोषण की लड़ाई में लड़ने के लिए सबसे पहले हम खड़े होंगे। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस पिथौरागढ़ के नेताओं का है, इस पिथौरागढ़ के समाज सेवकों का है। किंतु मैं उनसे कहना चाहता हूं, याद रखना मेरे भाइयों, जिस जनता के वोटों के बदौलत, जिन अभिभावकों की वोटों के बदौलत आप शीर्ष सिंहासन पे बैठे हैं, आप जन सेवक बनते हैं, आप समाज सेवक बनते हैं। याद रखना, महाभारत का जब युद्ध हुआ था, द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, पांडवों के साथ अन्याय हुआ था, तो उस वक्त भीष्म पितामह मौन थे। जिस तरह आज इस लूट के खिलाफ अभिभावकों के साथ जो लूट हो रही है, पिथौरागढ़ की जनता को जो चूसा जा रहा है, हमारे भाइयों को के खून पसीने की कमाई से, ये शिक्षा के माफिया जो बड़े बड़े भवन अपने बना रहे हैं, अपने विद्यालय बना रहे हैं, अपनी निजी संपत्ति को इकट्ठा कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं यहाँ के नेताओं से, अभी भी वक्त है, जागो, इस लड़ाई को मुकाम तक पहुंचाओ। पिथौरागढ़ की जनता के साथ अन्याय हो रहा है, हमारे अभिभावकों के साथ अत्याचार हो रहा है, वरना इनका हाल भी वही होगा, इनका हाल भी वही होगा। मैं इनसे कहना चाहता हूँ, याद करो महाभारत के युद्ध को, जब कौरवों के साथ अत्याचार, जब पांडवों के साथ अत्याचार हुआ, जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तो उस वक्त भीष्म पितामह मौन थे। चीरहरण पर भीष्म पितामह मौन थे। पांडवों के ऊपर अत्याचार हो रहा था, भीष्म पितामह मौन थे। परंतु नियति देखो, उन्हीं भीष्म पितामह को मृत्यु भी बाणों की सैया पे आई। ये स्थिति है पिथौरागढ़ के नेताओं को मैं अभी भी इनसे कहना चाहता हूँ, जाग जाओ, भीष्म पितामह मत बनो, क्योंकि आने वाला कल, आने वाले पिथौरागढ़ के इस कल के लिए आप भीष्म पितामह की भूमिका मत निभाओ, अन्यथा आप भी बाणों की सैया पर ही अपने प्राणों को त्यागोगे। आज हो क्या रहा है? मेरा बच्चा पढ़ रहा है, आपका बच्चा पढ़ रहा है। पहले मैं कक्षा 1 में एडमिशन की नाम की फीस दे रहा हूं, मैं अगले साल पास होकर आ रहा हूं तो मैं एडमिशन दे रहा हूं, मटेरियल शुल्क दे रहा हूं, मैं अनेक प्रकार के शुल्क आपको दे रहा हूं। और वास्तविक हकीकत क्या है? आपके विद्यालय में आपके पास खेल के मैदान नहीं है, आपके पास योग्य शिक्षक नहीं है, आपके पास किसी प्रकार की सुविधा नहीं है। अगर मैं कहूं इस पिथौरागढ़ के आरटीओ के बारे में, वो भी सोए हैं, आरटीओ विभाग भी सोया है। यूपी 25B नंबर की गाड़ियां चल रही हैं इनके विद्यालयों में। कभी किसी का ब्रेक फेल हो जाता है, आपने देखा होगा, एक बार यहाँ सुल्तान से ब्रेक फेल हो गया था, नीचे वहीं तक पहुंची थी गाड़ी। आपने कल परसों उत्तराखंड पिथौरागढ़ पुलिस की पोस्टिंग में पढ़ा होगा,
ड्राइवर नशे में टैग होकर के विद्यालय के बच्चों को छोड़ने के लिए जो बस इन्होंने लगाई थी उसका ड्राइवर टैग था। ये हालत है पिथौरागढ़ का, कोई दिखता नहीं है इनके बस है किस हालत में है। और ये हमसे कहते हैं मेंटेनेंस शुल्क दो, हम मेंटेनेंस शुल्क दे रहे हैं इसलिए कि तुम यूपी बरेली की गाड़ियों को लगाओ, हम अपने बच्चों की जान को खतरे में डालें। भाइयों बहनों, अभी सब सरकार ने नियम बनाए कि आप एनसीईआरटी की ही किताबों को लागू करोगे। वहां शिक्षा के क्या कहूं मैं इनको, बाहर पब्लिक स्कूलों के संचालकों, तुमने नया टोटका अपना दिया। तुमने कहा 2-3 किताबें बच्चे के बौद्धिक विकास के लिए लगानी पड़ेगी। उस किताब की कीमत आप जानते हैं? उस किताब की कीमत 1500 रुपए से लेके 4000 रुपए तक की है और 2-3 किताबें लगाई जा रही हैं। जबकि हाईकोर्ट के स्पष्ट निर्देश हैं, अगर आप बच्चे का बौद्धिक विकास करने के लिए अन्य किताबें भी लगाना चाहते हैं तो उन किताबों की कीमत भी एनसीईआरटी की किताबों के बराबर होनी चाहिए। किंतु इन्होंने तो हमारा खून चूसना है, हमारे अभिभावकों का खून चूसना है और किताबों में इनका 50% कमीशन बढ़ा है। और ये किताबें ले रहे हैं, हमसे खरीदवा रहे हैं 1500 से 4000 तक की। जब मैंने जिस जनपद की जिलाधिकारी महोदया को ज्ञापन दिया कि ऐसा हो रहा है, जिलाधिकारी महोदया ने कहा कि तुरंत छापेमारी की कार्रवाई की जाए विद्यालयों में। उसके तुरंत बाद कई अभिभावकों के, मैं कई नहीं हजारों अभिभावकों के व्हाट्सएप में मैसेज आते हैं स्कूलों से। कुछ समय तक विद्यालय में केवल एनसीईआरटी की ही किताबें लाई जाए। अरे जब छापेमारी हो रही है तब आप कह रहे हैं एनसीईआरटी की किताबें लाई जाए। आपने खरीदवाई क्यों? आपने हमारे खून पसीने की कमाई व्यर्थ क्यों भाई? केवल अपने कमीशन के लिए? आप कहते हो ड्रेस इसकी दुकान से लेना, कॉपी किताब भी इसी की दुकान से लेना। अरे पिथौरागढ़ में मैं कहता हूं कम से कम 40 से 50 कॉपी किताब वाले दुकानदार हैं। उनकी दुकानों से आप क्यों नहीं खरीदवाते हो? कपड़े की दुकानें 50 से 80 हैं, उनकी दुकानों से आप कपड़े क्यों नहीं खरीदवाते हो? हम चाहते हैं कि इस लूट पे रोक लगाई जाए और री एडमिशन के नाम पर जो फीस, मेटेरियल शुल्क के नाम पर जो फीस आप अभी हम अभिभावकों से ले रहे हो, आपको ये वापिस करना ही होगा। पब्लिक विद्यालय वाले किसी भी गलत फहमी के शिकार न रहे। मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं भाइयों बहनों, पिथौरागढ़ के अभिभावक के खून पसीने की कमाई, री एडमिशन मेटेरियल शुल्क के नाम की कमाई जब तक उनको वापिस नहीं दी जाएगी, मैं गोपकुमार इस मंच से कहता हूं, चाहे मुझे स्वर्गीय निर्मल पंडित की तरह आत्मदाह भी करना पड़े मैं करूंगा, मगर मैं खून अमर पिथौरागढ़ के भाइयों बहनों अभिभावकों की खून पसीने की कमाई को लूटने का अधिकार किसी प्राइवेट विद्यालय के संचालकों को नहीं होने दूं, प्राप्त नहीं होने दूंगा। भाइयों बहनों, आप मजदूरी का भी उल्लंघन कर रहे हो। हमारी बहनें आपके विद्यालय में पढ़ा रही हैं, हमारे भाई आपके विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, हमारे भाई आपके विद्यालय में कर्मचारी है, कोई पढ़ा रहा है, कोई पढ़ा रही है, कोई गाड़ी चला रहा है, कोई आपके विद्यालय में चौकीदार की नौकरी कर रहा है। आप उनको तनख्वाह क्या दे रहे हो? मैं उनकी तनख्वाह के लिए भी आपसे पूछना चाहता हूं, आप उनको तनख्वाह क्या दे रहे हो? पहले एक फंडा चलाया कि भैया जब सरकार ने कहा कि इन सबके खाते खोलो, खाते खोले, खाते में 20 से 22-25 हजार रुपए की तनख्वाह डाली जाती थी। वो बहन जो आपके विद्यालय में पढ़ा रही है, वो भाई जो आपके विद्यालय में पढ़ा रहा है, वो कर्मचारी जो आपके विद्यालय में अपनी सेवा दे रहा है, वो बेचारा बैंक में जाता था, 20 से 25, 15, 20 जो भी उसकी तनख्वाह थी वो निकाल के लाता था। फिर क्या करता था? अपनी 8,000 7,000 रुपया जेब में रख के बाकी पैसे संचालक महोदय के हाथ में देता था, ये लो भैया आपका पैसा। अब आप क्या कर रहे हो? रेवन्यू टिकट में साइन करवा रहे हो कि मुझे 22,000 मिल गया, मुझे 15,000 मिल गया। ये लूट कब तक चलेगी? हाँ, मजदूर आपने तो उनको बदवा मजदूर बना दिया है, अध्यापिकाओं को और कर्मचारियों को। मेरे भाई यहाँ पे कई फल वाले हैं, इनके भी बच्चे पढ़ते होंगे, कितनी है इनकी पर डे की इनकम, मगर मजबूर है ना, बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना है, बच्चे को फीस भी देनी है। अगर बच्चे की फीस नहीं देते हैं, मेटेरियल शुल्क नहीं देते हैं, तो क्लास में खड़े होकर खड़ा करवाते हैं। बताइए किस किस ने फीस दी है? छोटे बच्चे को आप मानसिक तनाव दे रहे हो। छोटे बच्चे के मन में क्या बैठता होगा कि मेरे पिताजी, मेरे अभिभावक, जब एक लड़का 35-40 लोगों की क्लास में उठता होगा, उसके मन में क्या विचार जाता होगा जब आप खड़ा करवाते उठो, किसके घर से फीस नहीं आई है?
उस बच्चे छोटे 8-10 साल के बच्चे के मन में आप ये फीलिंग महसूस करा रहे हैं, आप उसको नीचा दिखा रहे हैं। उसके मन में क्या भाव आता होगा कि मेरे अभिभावक मेरी फीस नहीं भर पा रहे हैं। घर आके वो उसका दर्द उड़ता है अपने माता पिता से कि मेरी फीस भरो, मेरी फीस भरो, मैम मुझे क्लास में खड़ा करती है। आप उस बच्चे को उसका बौद्धिक विकास नहीं कर रहे हो। उस बच्चे के दिमाग में आप भर रहे हो कि तुम निम्न वर्गीय परिवार के हो, तुम्हारे पास तुम्हारे माता पिता के पास कुछ नहीं है, तो आप तो बच्चे का मानसिक शोषण कर रहे हो। और जिस बौद्धिक विकास के लिए आप कहते हो कि हम एनसीईआरटी के सिवाय अन्य किताबें भी खरीदते हैं, मैं बताना चाहता हूं जिस वक्त आप मान्यता लेते वक्त आप अपने फॉर्म में भरते हो कि मेरे विद्यालय में लाइब्रेरी है। अरे भैया, अगर तुम्हारे विद्यालय में लाइब्रेरी है तो जो तुम एनसीईआरटी के सिवाय अन्य किताबें खरीदवा रहे हो, उसको लाइब्रेरी में वो किताबें क्यों नहीं रख रहे हो जिससे बच्चे का बौद्धिक विकास हो। भाइयों बहनों, कहने को बहुत कुछ है, किंतु मैं पिथौरागढ़ की जनता को, यहाँ के अभिभावकों को एक ही निवेदन करना चाहता हूँ, खोल लेना मन की आंखें, भ्रमित करता संसार है। खोल लेना मन की आंखें, भ्रमित करता संसार है। हर युद्ध जीतेगा धुरंधर, यही समय की पुकार है। और इस पिथौरागढ़ की जनता को, अभिभावकों को, जब तक उनके खून पसीने की कमाई का एक एक रुपया जो इन्होंने लूटा है रीएडमिशन के नाम पे, किताबों के नाम पे, मेटेरियल शुल्क के नाम पे, और उन विद्यालयों में पढ़ाने वाली जो हमारी बहनें हैं, भाई लोग हैं, कर्मचारी हैं, जब तक उनको वाजिब मानदेय इन प्राइवेट विद्यालयों से नहीं दिलाऊंगा, सौगंध मुझे इस गांधी चौक की, मैं इस गांधी चौक में बैठ करके जब तक आपको शुल्क, आपका अधिकार वो वापिस नहीं दिलाऊंगा, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। जय भारत, जय उत्तराखंड।